आज हम स्टार्ट करेंगे परसेप्शन। परसेप्शन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी सेंसेस के थ्रू जो भी देखते हैं, सेंस करते हैं, हम उसको इंटरप्रेट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म है साइकोफिजिक्स। साइकोफिजिक्स क्या है? साइकोफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन सेंसेशन वी रिसीव एंड अवर एक्सपीरियंस ऑफ देम। सो दैट इज़ द साइकोफिजिक्स कि हम जो भी चीज़ें सेंस करते हैं उनके साथ और उनको रिसीव करने के बाद जो हमारा उनसे रिलेटेड एक्सपीरियंस होता है, इन दोनों चीज़ों को अगर हम इंटरेक्ट करें या इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, जो रिलेशन है, उसको हम कहते हैं साइकोफिजिक्स। रिसर्चर्स who study psychophysics try to convert the rules our minds use to interpret sensations। अब रिसर्चर जो सारे साइकोफिजिक्स यूज़ करते हैं ताकि हम अपने माइंड के उन रूल्स को अनकवर कर सकें कि हम किस तरह से चीज़ों को सेंस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। तो साइकोफिजिशियंस जो हैं वो इस चीज़ को अनकवर करने की कि माइंड वो कौन से रूल्स यूज़ कर रहा है उसको इंटरप्रेट करने की या अनकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसमें से कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो साइकोफिजिक्स में और कुछ बेसिक परसेप्चुअल रूल्स हैं विजन के, हम उसको यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास हैं थ्रेशोल्ड्स। थ्रेशोल्ड्स होते हैं पर जब हम कोई चीज़ परसीव करते हैं, वो थ्रेशोल्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। रिसर्च शोज़ दैट वाइल आवर सेंस आर वेरी एक्यूट, हमारी सेंसेस बहुत एक्यूट होती हैं, हम छोटी छोटी चीज़ को भी सेंस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन सेंसेस की कुछ लिमिट्स होती हैं। उन लिमिट्स को हम क्या कह रहे हैं? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या है? एक स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस वी कैन डिटेक्ट। एक छोटा सा भी कोई भी स्टिमुलस है हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है और हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, हम उसको कहते हैं एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। ठीक है। अब अगर कहीं पर हम सो रहे हैं, कहीं पे हल्की सी भी लाइट चल रही है तो हम उसे फ़ौरन से डिटेक्ट कर लेते हैं। सो दैट इज़ द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ लाइट वी कैन डिटेक्ट। सो दैट इज़ द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर विजन। ठीक है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फॉर विजन कि हम छोटी सी स्मॉलेस्ट लाइट की अमाउंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई बहुत ही डार्क नाइट में एक छोटी सी कैंडल जल रही है जो 30 मील दूर है, 30 मील का मतलब है 48 किलोमीटर हमसे दूर है, हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अगर सिंगल परफ्यूम भी अगर रूम में ड्रॉप होता है तो हम उसको भी सेंस कर सकते हैं, उसकी स्मेल भी हम तक पहुंच जाती है, हम उसको सुन सकते हैं कि वो कौन सी स्मेल है जो हम इस वक्त डिटेक्ट कर रहे हैं। सो ये सारी क्या हैं? छोटी सी अमाउंट को परसीव कर लेना, दैट इज़ द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। इसी तरह से एक टेक्निकल डेफिनेशन है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड की, दैट इज़ द मिनिमल अमाउंट ऑफ स्टिमुलस वी कैन डिटेक्ट 50% ऑफ द टाइम। ऑलमोस्ट 50% हम हमारे इन्वायरमेंट में जो छोटी सी मिनिमम अमाउंट भी होती है स्टिमुलस की, हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब ये 50% की बात क्योंकि इंडिविजुअल्स के जो वेरिएशन है इस सेंसिटिविटी और इंटरफेरेंस की फ्रॉम अदर सेंसरी सोर्सेज, ये सारी वेरी कर रही होती है। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये सारी सेंसेस वेरी कर रही होती हैं। सो ऐसी सेंसेस अगर इस तरह की कोई स्मेल है जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे, मतलब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से भी उसकी क्वांटिटी बहुत लो है, तो हम उसको कहते हैं सबलिमिनियल। ठीक है, हम किसी छोटी सी मतलब एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से भी उस जो स्टिमुलस का लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो है, बिलो है, उस एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड से भी हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, उसको हम कहते हैं सबलिमिनियल। तो इस पर बहुत सारे लोग रिसर्चेस भी कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि सबलिमिनियल एक ऐसा फैक्टर है कि अगर हम इसको चेंज करें या इसको डिटेक्ट करें तो इससे हमारा बिहेवियर चेंज होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। सबलिमिनियल मीन्स वी डू नॉट परसीव इट। ठीक है, तो जो ट्रूली इसका मैसेज है सबलिमिनियल का वो है कि हम इसको रिसीव नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, कुछ डेफिनेशंस में इस तरह से हम इसको ले सकते हैं कि अगर हमारा वेट लूज़ हो जाता है थोड़ा सा, या फिर हमारी वोकैबलरी में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया, किसी से हमने कोई वर्ड सुना है, हमारी वोकैबलरी इंक्रीज़ हो गई है, तो हम उसको एज एन इफ़ेक्टिव नहीं लेते कि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमें वो फ़ील नहीं हो रहा, हमारा इससे हमारे चेंजिंग्स में कोई ख़ास भी चेंजिंग्स नहीं आ रही। ठीक है, तो इसको हम सबलिमिनियल को इस तरह की टर्म्स में ले सकते हैं। हमारा बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है लेकिन हमारे अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं, वोकैबलरी इंक्रीज़ हो गई है या हमारा वेट थोड़ा सा लूज़ हो गया है, तो इस तरह के मैसेजेस को हम सबलिमिनियल मैसेजेस कह सकते हैं।
इसके अलावा सब्लिमिनियल के अलावा एक ऐसी टर्म है जिसका हमारे बिहेवियर पर इफ़ेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट। प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में इसको डिटेल से देखा था कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है, हम अपने इन्वायरमेंट में फॉल्स चेंजिंग्स करते हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो चेंजिंग्स रियल नहीं होती हैं, लेकिन हमारा जो बिहेवियर चेंज होता है वो रियल होता है। सो प्लेसिबो इफ़ेक्ट इज़ effective in term of behavior changings, but not the subliminal term or subliminal messages is not effective in term of behavior changings. इसी तरह से हम कह रहे हैं कि if we see a single candle 30 miles away, would we notice if another candle was little right next to it? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक कैंडल जल रही है 30 किलोमीटर दूर, हम उसको नोटिस कर सकते हैं कि वो चल रही है, लेकिन अगर हम उसके साथ एक और कैंडल भी जला दें तो क्या हम उस डिफरेंस को नोटिस कर सकते हैं? जो एक कैंडल से जो लाइट चल रही थी, अब दूसरी के चलने से वो लाइट थोड़ी सी ब्राइट हो गई है। ठीक है, तो हम उसको, अगर हम उसको नोटिस कर सकते हैं तो हम उसको कहते हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। ठीक है, क्या कहते हैं? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। सबसे पहले तो हमारे पास आती है डिफरेंस थ्रेशोल्ड। डिफरेंस थ्रेशोल्ड डिफाइंस दिस चेंज कि अब क्या हुआ है कि एक कैंडल ऑलरेडी चल रही है, हमने उसमें एक और कैंडल चला दी है, तो हम उसे कह रहे हैं डिफरेंस थ्रेशोल्ड। जो पहले से थ्रेशोल्ड था, जिसको हम एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड कह रहे हैं कि एक लाइट या हल्की सी परफ्यूम की हमें खुशबू आती है, अगर हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो हम उस डिफरेंस थ्रेशोल्ड को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसे हम सेंस कर सकते हैं। लेकिन ये डिफरेंस थ्रेशोल्ड समटाइम्स कॉल्ड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। अब ये क्या होता है जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस? इस टर्म को याद रखना है। ये टर्म हमें वेबर्स ने दी थी। वेबर और फेशनर, ये दो हमारे पास साइको फिजिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसको हम वेबर्स लॉ भी कहते हैं और वेबर फेशनर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो वेबर लॉ या फिर वेबर फेशनर लॉ, ये दोनों ही लॉज किसको डिफाइन करते हैं? जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को। कि हमारे पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ी अमाउंट मौजूद है, अगर हम उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेकर आते हैं तो हमें वो डिफरेंस फील नहीं हो रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर हम उस जो भी डिफरेंस हम लेके आ रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा चेंज कर दें तो हमें फिर वो डिफरेंस फील होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने अपने हाथों में, दोनों हाथों में बुक्स उठाई हुई हैं, ठीक है, एक बुक है, दोनों हाथों पे एक एक बुक है, उस पर एक और बुक रख देंगे, वो जो आप उस एक बुक का वेट फील कर रहे हैं वो है एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। उसके बाद हमने उसके ऊपर एक एक बुक और रख दी तो आपको डिफरेंस थ्रेशोल्ड फील हुआ कि कुछ चेंज आया है वेट में। ठीक है, अब हम आपके दोनों हाथों पे रख देते हैं 10 बुक्स हैवी। उसके ऊपर हम एक छोटी सी बुक रखते हैं तो आपको वो डिफरेंस फील होगा उस छोटी बुक का? नहीं फील होगा। फिर हम उसके ऊपर 2 और बुक रख देते हैं, अब आपको फील होगा कि यस, अब थोड़ा वेट में चेंज आ गया। सो उस जो एक छोटी सी डिफरेंस को अब आप फील कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। इसी तरह से रूम में अगर हमारे 10 कैंडल्स चल रही हैं, एक कैंडल चल रही है उसमें हमने दूसरी एक और लगा दी तो हमें डिफरेंस थ्रेशोल्ड फील हुआ कि थोड़ा ब्राइटनेस चेंज हो गई है। अब वहाँ पे ऑलरेडी 10 कैंडल्स चल रही हैं और उसमें अब आप एक और लगा देते हैं तो उस एक का डिफरेंस आपको फील नहीं होगा कि लाइट में या ब्राइटनेस में कोई फ़र्क आया, उस एक से फ़र्क फील नहीं होगा। अब आप 2 या 3 और चलाएँगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, थोड़ी ब्राइटनेस चेंज हो गई है। सो दैट इज़ कॉल्ड जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। अब ये थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया कि इस जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को हम वेबर्स लॉ भी कहते हैं और इस साइंटिस्ट का नाम था अर्न वेबर। ठीक है, कुछ टेक्स्ट बुक्स में इसको वेबर फेशनर लॉ भी कहा जाता है, दोनों एक ही बात है। वेबर्स लॉ कह दें ना वेबर फेशनर लॉ कह दें। अब फेशनर कौन था? ये एक कंट्रीब्यूशन था, साइकोफिजिस्ट था गस्टोफ फेशनर, जिसने इस लॉ में वेबर के साथ मिलकर काम किया था। ठीक है, जितना ज़्यादा अगर कोई भी स्टिमुलस बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो हमें उसमें चेंज लाने के लिए हमें उस डिफरेंस तक पहुंचना होगा कि हम उस डिफरेंस को फील कर सकें। अब वेबर्स ने यहाँ पे बताया है कि हमारे जो सेंसेस होती हैं ये कॉन्स्टेंटली वेरी कर रही होती हैं, हमारी सारी सेंसेस।
अब इन्होंने कहा कि हमारी जो हेयरिंग है वो 5% इंक्रीज़, इसमें कांस्टेंट इंक्रीज़ होता है। मतलब हम जो भी सुन रहे हैं अगर उसमें 5% अगर हम इजाफा और करेंगे तो हम जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस को फील कर सकेंगे। जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस हमारे सामने आएगा। अगर इससे कम होगा तो हम उसे फील नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ सुन रहे हैं जो 100 डेसिबल टून पे आपने उसे रखा हुआ है और वॉल्यूम जो है उसको आप 105 डेसिबल्स इंक्रीज़ करते हैं तो आप उस वॉल्यूम में जो लाउडनेस आई है आप उसको परसीव कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। अगर आप उसे 100 है ऑलरेडी 101 करते हैं, 102, 3, 4 तो आपको वो फील नहीं आएगा कि कोई चेंज आया है। जब तक आप उसे 105 पे नहीं लेके जाएंगे, मीन्स के 5% हेयरिंग कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती है। सो जब 105 पे जाएगी तो जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस तक आप पहुंच सकेंगे। इसी तरह से विजन का भी एक कांस्टेंट, विजन भी एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ बढ़ती है। विजन की है 8%, ठीक है। वेबर्स कांस्टेंट फॉर विजन इज़ 8% एंड वेबर्स कांस्टेंट फॉर हेयरिंग इज़ 5%। सो अब क्या है कि अगर हमारे पास ऑलरेडी 100 कैंडल्स चल रही हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हैं और हम उसे और ज़्यादा ब्राइट देखना चाहते हैं तो हमें एट लीस्ट 8 और कैंडल चलानी पड़ेंगी ताकि हम उस डिफरेंस को फील कर सकें, ताकि हमें फील हो कि थोड़ा सा ब्राइट हो गया है। सो दैट इज़ द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। और ये कांस्टेंट वेरिएशन जो विजन और हेयरिंग में, इसको याद रखना है। हेयरिंग इज़ 5% एंड विजन इज़ 8%। तो ये परसेंटेज बना के इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद अब हमारे पास आती हैं परसेप्चुअल थेरीज़, ठीक है। पहले तो थ्रेशोल्ड है कि हम किस तरह से डिफरेंस को फील करते हैं। अब है परसेप्चुअल थेरीज़। परसेप्चुअल थेरीज़ क्या कहती हैं? अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो डिफरेंट थेरीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि हम ये समझ सकें कि हम अपनी दुनिया को परसीव किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी कि ये जितनी भी परसेप्चुअल थेरीज़ हैं ये एक दूसरे के साथ कम्पीट नहीं कर रही। जैसे कि हमने हिस्ट्री में देखा कि सारी थेरीज़ एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आई हैं, किसी को रीन्यू किया गया है या कोई किसी के मुकाबले में दोबारा से आई है कि नहीं, बात ऐसे नहीं ऐसे है। परसेप्शन की थेरीज़, यहाँ पे कोई भी थेरी एक दूसरे के साथ compete नहीं कर रही। हर थेरी एक डिफरेंट एग्जांपल्स और डिफरेंट परसेप्शन के पार्ट्स को डिस्क्राइब कर रही है। समटाइम्स हम किसी एक सिंगल एग्जांपल इंटरप्रिटेशन, जो सेंसेस की इंटरप्रिटेशन है उसकी एक सिंगल एग्जांपल को भी हम लेते हैं तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें ये सारी थेरीज़ सामने रखनी पड़ती हैं कि इस सिंगल इंटरप्रिटेशन को डिफरेंट थेरीज़ किस किस तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सिग्नल डिटेक्शन थेरी, इसको हम SDT भी कहते हैं। तो मोस्टली टर्म या तो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं या फिर आपके एग्ज़ाम में आ जाती है, व्हाट इज़ SDT। सो SDT इज़ सिग्नल डिटेक्शन थेरी। अब हमारे पास सिग्नल डिटेक्शन थेरी में क्या है? सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ परसेप्शन आर मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन कंट्रोल्ड लेबॉर्ट्री परसेप्शन एक्सपेरिमेंट्स। हम जो लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रियल वर्ल्ड में अगर हम चीज़ों को परसीव करने जाएं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उतनी ईजी नहीं होती जितनी हम लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट्स में उनको डिटेक्ट कर रहे होते हैं। So after all, how many times do we get the opportunity to stare at a single candle flame 30 miles away on a perfectly clear dark night? So कितनी दफ़ा हम उस जो हमें इतनी दूर एक मोमबत्ती चलती हुई नज़र आ रही है, हम उसे कितनी दफ़ा एटलीस्ट देख लेंगे। सो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करती है और बताती है कि द investigates the effects of the distraction and interference we experience while perceiving the world. So अगर हम एक सिंगल कैंडल को भी अगर हम परसीव कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस होगी, कुछ डिस्ट्रैक्शंस होंगे कि जब हम दुनिया को परसीव कर रहे होते हैं तो बहुत सारे उन एक्सपीरियंसेस के साथ साथ कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी होती हैं, कुछ इंटरफेरेंस भी होती हैं, जिसकी वजह से हम बार बार उसकी तरफ देखते हैं। अब हम बार बार क्यों देख रहे हैं, पहले नज़र क्यों हटाई? क्योंकि वहाँ पे कुछ डिस्ट्रैक्शन आई, कुछ इंटरफेरेंस आई। सो इसकी वजह से हम बार बार हमारी तवज्जो उस कैंडल की तरफ जा रही है, हट भी रही है, जा भी रही है।
अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि हमारे एक सर्जन हैं और उनको जो कैट स्कैन किया है उसमें सर्जन को देखना है कि ट्यूमर मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अब वो उनको जो भी वो एक्सरे कर रहे हैं कैट स्कैन के थ्रू, जो भी उनके पास पिक्चर्स आ रही हैं उसमें बहुत सारे इररेलेवेंट शेडोज़ भी होंगे, फ्लॉज भी होंगे। अब उन्हें उन सब में से ट्यूमर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब वो ट्यूमर को जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसमें कुछ एरर्स भी आएंगे, जिसमें अब हमारे पास डिफरेंट तरह के फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स क्राइटेरिया। रिस्पॉन्स क्राइटेरिया को हम रिसीवर ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? आई विल बी मोर लाइकली टू स्मेल अ फ्रेशली बेक्ड रबाब पाई इफ़ आई एम हंग्री एंड एंजॉय द टेस्ट ऑफ रबाब। ठीक है, रहूबाब। By using factors like response criteria, signal detection theory tries to explain and predict the different perceptual mistakes we make. अब क्या होगा कि सबसे पहले तो है रिस्पॉन्स क्राइटेरिया। रिस्पॉन्स क्राइटेरिया में क्या है कि रिसीवर ऑपरेटिंग करैक्टरिस्टिक्स हैं कि हम किसी चीज़ की हमें स्मेल आती है तो हमें फील होता है कि हम बहुत ज़्यादा हंग्री हैं और हम उस चीज़ के टेस्ट को एंजॉय करना चाहते हैं। मोस्टली हमारे साथ ऐसा होता है ना, मार्केट में जाते हैं, किसी चीज़ की खुशबू आती है तो हमें लगता है कि हमें भूख लग गई है और हम ये चीज़ खाना चाहते हैं। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्स क्राइटेरिया कि हम किसी चीज़ की स्मेल को सूंघ के या किसी को देख के हमारा जो रिस्पॉन्स आता है दैट इज़ द रिस्पॉन्स क्राइटेरिया। अब ये जो परसेप्चुअल ये जो भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, इसमें कुछ परसेप्चुअल मिस्टेक्स भी आती हैं। सबसे पहले परसेप्चुअल मिस्टेक है फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव क्या है? जब हम ये सोचते हैं कि स्टिमुलस मौजूद है लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता, तो दैट इज़ फॉल्स पॉजिटिव। हमें किसी फ्रेश चिकन रोस्ट की या ब्रोस्ट की खुशबू आ रही है लेकिन एक्चुअल में वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, सो दैट इज़ फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह से है एक फॉल्स नेगेटिव कि हम एक ऐसे स्टिमुलस को परसीव नहीं कर रहे जो कि मौजूद है। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर ट्यूमर की बात की, इसमें ये जो फॉल्स नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव है ना, इसमें फॉल्स नेगेटिव अक्सर बहुत हार्मफुल हो जाता है। कैसे कि हमने कैट स्कैन में डिफरेंट शेडोज़ हैं, डिफरेंट पिक्चर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर से हमने ट्यूमर को आइडेंटिफाई करना है। अब क्या होता है कि सीरियस मिस्टेक कहाँ पे होती है कि वहाँ पर ट्यूमर मौजूद होता है लेकिन हम उसको या डॉक्टर या सर्जन उसको परसीव नहीं कर पाता कि ट्यूमर मौजूद है। अक्सर ऑपरेशन जब पेशेंट के किए जाते हैं तो वो समझते हैं कि ये चीज़ जो है ये एक जस्ट हल्का सा दाना है, अगर इसको हम रिमूव कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। वो जब ऑपरेट कर देते हैं फिर पता लगता है कि ये तो कैंसर था और वो फिर पर्सन की डेथ हो जाती है। सो ये क्या है? फॉल्स नेगेटिव कि चीज़ मौजूद है लेकिन आप उसको परसीव नहीं कर पा रहे, सो दैट इज़ फॉल्स नेगेटिव। तो ये इस तरह की सीरियस मिस्टेक्स हैं जो अक्सर सर्जन्स कर देते हैं, हम भी कर लेते हैं सर्जन्स के अलावा। ये चीज़ मौजूद है और हम उसको परसीव नहीं कर पा रहे। लोग आपके साथ अच्छा सलूक कर रहे हैं लेकिन हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, सो दैट इज़ फॉल्स नेगेटिव। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ और भी टर्म्स आती हैं डिफरेंट जो हमारे पास थ्रेशोल्ड्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था इस थ्रेशोल्ड्स को लेके, हम थ्रेशोल्ड्स को किस तरह से परसीव करते हैं। ठीक है, अब उसमें एक टिपिकल थ्रेशोल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक सीरीज़ प्ले की गई थी जिसमें हम डिफरेंट वेरियस टोन्स को हम वहाँ पे चलाते हैं और कहते हैं कि इन टोन्स को आपने आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअली इनका वॉल्यूम कितना है। अगर लो है तो आपने ये बटन प्रेस करना है, हाई है तो आपने ये वाला बटन प्रेस करना है। सो इस तरह का एक्सपेरिमेंट उन लोगों पे किया गया था। अब वहाँ पर क्या गया था कि एक तो थ्रेशोल्ड को डिटेक्ट करना कि वॉल्यूम आ रहा है उसे डिटेक्ट करना है। उसके बाद इसमें सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी भी इसमें इन्वॉल्व थी जिसमें हम डिफरेंट तरह की पॉसिबल आउटकम्स को देख रहे थे कि जब भी हम डिफरेंट ट्रायल करते हैं एक्सपेरिमेंट में तो हम स्टिमुलस को लोग किस तरह से परसीव करते हैं और उस पर रिस्पॉन्स किस तरह से करते हैं। टोन मौजूद है तो वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, टोन मौजूद नहीं है और तो वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। तो इन सब के बाद उनको कुछ 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ मिली थी। सबसे पहले था HIT, HIT, कि सिग्नल प्रेजेंट है
और पार्टिसिपेंट ने उसको सेंस कर लिया है और उन्होंने कहा है कि हमने ये चीज़ सेंस की है, सो उस चीज़ को हम कहते हैं हिट, मौजूद है और सेंस भी कर लिया है, दैट इज़ हिट। उसके बाद है मिस, सिग्नल मौजूद है लेकिन आपने उसको सेंस नहीं किया, सो उसको क्या कहते हैं, मिस। सिग्नल क्या है, मौजूद है लेकिन आपने उसको सेंस नहीं किया, इसी मिस को हम क्या कहते हैं, फॉल्स नेगेटिव, कि चीज़ मौजूद है लेकिन आपने उसको परसीव नहीं किया। तो फॉल्स नेगेटिव की दूसरी टर्म जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मिस, MISS, मिस। फिर इसी तरह जो हम फॉल्स पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, फॉल्स पॉजिटिव को हम फॉल्स अलार्म भी कहते हैं, कि सिग्नल वहाँ पे मौजूद नहीं था लेकिन हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ वहाँ पे मौजूद है। सो फॉल्स पॉजिटिव को हम फॉल्स अलार्म भी कहते हैं और फॉल्स नेगेटिव को हम मिस भी कहते हैं। और यहाँ पे एक और टर्म हिट, की चीज़ मौजूद है और हम उसको सेंस भी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हिट। अब है हमारे पास टॉप डाउन प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर इन दोनों थेरीज़ को आपने याद रखना है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग एंड बॉटम टू अप प्रोसेसिंग। टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या होता है, ये हमारे पास अब क्या है, परसेप्चुअल प्रोसेसेस हैं। परसेप्चुअल प्रोसेसेस में ये दोनों थेरीज आती हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉप डाउन प्रोसेसेस। अब हमारे पास यहाँ पर टॉप डाउन प्रोसेसिंग में क्या होता है कि हम जो गैप्स होते हैं ना उनको ऑटोमेटिकली हमारी सेंसेस उनको फिल कर देती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आप इसको रीड करेंगे तो आप इसे कैसे रीड करेंगे, इस सेंटेंस को कौन रीड करेगा। ये सेंटेंस जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है इसको ज़रा रीड करें, क्या आप इसको ऑटोमेटिकली फिल कर सकते हैं। मैसेज में बताएं कि आप इस गैप को कैसे फिल करते हैं। हियर इज़ अ सेंटेंस जो इनकम्प्लीट है और आपने इसको फिल करना है। आई होप यू गेट 5 पॉइंट AP एग्ज़ाम, ठीक है, आयशा ने इसको रीड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि आपने ऑटोमेटिकली इस सेंटेंस को फिल कर लिया है, सो अब आप इस सेंटेंस को ऑटोमेटिकली रीड करने के काबिल हैं कि आप इसको रीड कर सकते हैं। बिल्कुल, आप दोनों ने, अनिका एंड आयशा, बिल्कुल ठीक है, आपने इस गैप को फिल किया है। तो अब क्या है कि हम इन जो हमारे पास अप्रोप्रिएट लेटर्स हैं हमने उनको यूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। तो ये कब होती है, टॉप डाउन प्रोसेसिंग कब होती है, जब बैकग्राउंड में हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज मौजूद होता है और हम उस नॉलेज को यूज़ करते हुए इन गैप्स को फिल कर लेते हैं जो कि हम परसीव कर रहे हैं। सो अब क्या होता है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो एक्सपीरियंसेस क्रिएट करते हैं स्कीमेटा। स्कीमेटा क्या होता है, ये एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम किस तरह से दुनिया को देखना एक्सपेक्ट करते हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया को हम देखें। सो हम जैसे चाहते हैं हम दुनिया को वैसे देखते हैं, सो दैट इज स्कीमेटा। अवर स्कीमेटा इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव द वर्ल्ड। स्कीमेटा कैन क्रिएट अ परसेप्चुअल सेट। स्कीमेटा एक परसेप्चुअल सेट जो है वो क्रिएट कर देते हैं हमारे अंदर कि हमारी जो भी चीज़ हम परसीव कर रहे हैं उसे हम एक सर्टेन वे में ही परसीव करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी और एग्जांपल्स हैं कि अगर हम आसमान पर सितारे देखते हैं या बादल देखते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उसकी एक सेंसिबल इमेज बना लेते हैं। बहुत सारी रैंडम हम जो डिसऑर्गेनाइज्ड शेप्स होती हैं क्लाउड्स की या स्टार्स की, हम उनको एक ऑर्गेनाइज्ड और एक बड़े वेल मैनर्ड वे में हम उनको उनकी एक शेप बना लेते हैं कि ये जो सितारे हैं इनसे ये वाली स्टार बन रहा है, ये वाले जो क्लाउड्स हैं इसके अंदर अल्लाह लिखा हुआ है। तो हम क्या, इस सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, परसेप्चुअल सेट हम बना लेते हैं और हमारी इसको हम कहते हैं टॉप डाउन प्रोसेसिंग। ठीक है, बैकग्राउंड में हमारे पास एक ऑलरेडी नॉलेज है, हमारे पास स्कीमेटा मौजूद हैं, एक परसेप्चुअल सेट मौजूद है और उनकी बेसिस पे हम ये जितनी भी रैंडम शेप्स होती हैं क्लाउड की, हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड शेप का नाम दे देते हैं। इसी तरह 1970s में कुछ पेरेंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक टर्म यूज़ की गई, ब्लैक मास्किंग। ब्लैक मास्किंग में भी बेसिकली क्या होता है, हम टॉप डाउन प्रोसेसिंग यूज़ कर रहे होते हैं। अब बैक मास्किंग असल में थी क्या? ब्लैक मास्किंग में कुछ म्यूजिशियंस म्यूज़िक चला रहे थे और उनके बैकग्राउंड में कुछ शोर था, कुछ आवाज़ें थी, कुछ हिडन मैसेजेस थे
अब जो पेरेंट्स के ग्रुप्स थे उन्होंने ये परसीव किया कि ये जो भी सॉन्ग्स के लिरिक्स हैं इनके बैकवर्ड में कुछ मैसेजेस हैं, अगर हम उनको सुने गौर से तो ये कुछ यूजुअली थ्रेटनिंग टाइप मैसेजेस हैं कि कुछ होने वाला है। सो कुछ पेरेंट्स ने ये भी डिमांड किया कि ये जो भी साउंड्स आ रही हैं, ये जो थ्रेटनिंग मैसेजेस हैं इस म्यूज़िक के बैकग्राउंड में, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो व्हाट वाज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा था। बेसिकली जो लिरिक्स वहाँ पे प्ले हो रहे थे, जो म्यूज़िक चल रहा था, उसके बैकग्राउंड में एक रैंडम नॉइज़ था, रैंडम शोर था, और पेरेंट्स उसको परसीव कर रहे थे कि उसमें कुछ थ्रेटनिंग मैसेजेस हैं। ठीक है, सो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सुनना कि कुछ थ्रेटनिंग मैसेजेस हों। अब ये जो भी पेरेंट्स रिसीव कर रहे थे या परसीव कर रहे थे वो किस वजह से हो रहा था, टॉप डाउन प्रोसेसिंग की वजह से हो रहा था। उन्होंने ऑलरेडी कुछ ऐसा देखा है मूवीज़ में या कहीं पे भी, जिसकी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि अगर म्यूज़िक चल रहा है और उसके बैकग्राउंड में कुछ शोर हो रहा है तो दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग थ्रेटनिंग। इसके बाद हमारे पास आता है बॉटम अप प्रोसेसिंग। टॉप डाउन क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, हम उनकी बेसिस पे रिजल्ट्स निकाले हैं, कंक्लूजन निकाले हैं, सो दैट इज़ टॉप डाउन। बॉटम अप प्रोसेसिंग में क्या होता है, बॉटम अप प्रोसेसिंग में अब हम इसको फीचर एनालिसिस भी कहते हैं। फीचर एनालिसिस मींस बॉटम अप प्रोसेसिंग। अब ये टॉप डाउन प्रोसेसिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। हम एक जो भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, हम उसको एक्सपीरियंस की बेस पे उसको परसीव करने के बजाय हम उस ऑब्जेक्ट के एक एक सिंगल फीचर को हम आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम अपनी परसेप्शन को कंप्लीट कर सकें या हम एक कंप्लीट परसेप्शन उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बिल्ड कर सकें। सो यहाँ पे अब हम क्या होता है कि हम अपनी परसेप्शन स्टार्ट करते हैं बॉटम से। बॉटम से मीन किसी इंडिविजुअल की करैक्टरिस्टिक्स से कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका इमेज क्या है, उसकी लुक कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, वो काम क्या करता है, ईच एंड एवरीथिंग। सो उन सारी करैक्टरिस्टिक्स को हम फिर इकट्ठा करते हैं और अपनी फाइनल परसेप्शन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर लेते हैं। तो होता क्या है, जब मोस्टली मे बी आप लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हों कि जब रिश्ते वाले आते हैं तो लड़की को लेके बहुत सारी चीज़ें उनके ज़हन में होती हैं कि लड़की ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे हों, कद ऐसा हो, एजुकेशन ऐसी हो, जॉब ऐसी हो, और उसकी हेल्थ ऐसी हो, वेट इतना हो। तो अब वो जब किसी बंदे से जाके मिलते हैं तो उस सारे बंदे को देखते हैं, जज करते हैं, ये सारे फीचर्स उसमें देखते हैं, उसके बाद एक फ़ाइनल कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें ये चाहिए या नहीं चाहिए। सो दैट इज़ द बॉटम अप प्रोसेसिंग। हम किसी चीज़ को पहले देखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उससे रिलेटेड अपनी परसेप्शन बनाते हैं कि दैट इज़ गुड और नॉट। अब यहाँ पे क्या है, बॉटम अप प्रोसेसिंग जो है इसको इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल होता है, हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम इसको पहले एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि हम पहले चीज़ों को परसीव करेंगे, थिंक करेंगे, सेंस करेंगे, उसके बाद हम अपनी परसेप्शन उससे रिलेटेड क्रिएट करेंगे। ठीक हो गया। तो अब ये क्या है, ये सारा जो भी हम देख रहे हैं ये है बॉटम अप प्रोसेसिंग। लेकिन जब भी हम किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी वर्ल्ड में, तो हम यूजुअली दोनों ही थेरीज़ यूज़ करते हैं, बॉटम अप प्रोसेसिंग एंड टॉप डाउन प्रोसेसिंग। हम ये दोनों ही प्रोसेसेस यूज़ करते हैं अपनी दुनिया को परसीव करने के लिए, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम उसको परसीव करने के लिए ये दोनों थिंग्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग है ना, इसमें कुछ एरर्स आ सकते हैं। हम जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग के थ्रू हम जो चीज़ें परसीव कर रहे हैं उसमें एरर्स हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि बैकग्राउंड में नॉइस है लेकिन हमें लग रहा है वो थ्रेटनिंग मैसेजेस हैं। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर आ रहे हैं। और लेकिन जो बॉटम अप प्रोसेसिंग है इसमें हमारी कोई इमेजिनेशन नहीं है, हम बाकायदा उस ऑब्जेक्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद उनकी करैक्टरिस्टिक्स को इकट्ठा करके फिर हम उससे रिलेटेड अपनी परसेप्शन बनाते हैं। वाइल बॉटम अप प्रोसेसिंग टेक्स लॉन्गर बट मोर एक्यूरेट। बॉटम अप प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट होती है। सो इनके टाइम ड्यूरेशन का अक्सर पूछ लिया जाता है कि टॉप डाउन प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगता है या बॉटम अप प्रोसेसिंग में। ये डिफरेंट एग्जांपल्स क्रिएट करके इन दोनों प्रोसेसिंग्स के बारे में पूछ लिया जाता है। सो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके साथ साथ बॉटम अप प्रोसेस सेंसेशन से रिलेटेड होता है और टॉप डाउन प्रोसेस परसेप्शन से रिलेटेड होता है।
एक ब्लैंक सेंटेंस आपके पास था जिसमें से कुछ लेटर्स मिसिंग थे, आपने अपने एक्सपीरियंस की बेस पर उस सेंटेंस को परसीव कर लिया कि ये क्या लिखा हुआ है। सो टॉप डाउन प्रोसेसिंग किससे रिलेटेड है? परसेप्शन से रिलेटेड। और बॉटम अप प्रोसेसेस, क्योंकि हम इसमें अपनी सेंसेस यूज़ कर रहे हैं, हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके फीचर्स को परसीव कर रहे हैं। सो दैट इज़ बॉटम अप प्रोसेस इज़ ऑल रिलेटेड टू सेंसेशन। इसके बाद हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल परसेप्शन। हम जो भी चीज़ परसीव कर रहे हैं इसके साथ हमारे पास कुछ टॉप अप, एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर दूं। टॉप अप का मतलब है टॉप अप, बॉटम अप। टॉप तो ऑलरेडी अप है, कंफ्यूज कर रहे हो ब्लू बर्ड। टॉप डाउन, अब किसको किसको एक्सप्लेन करना है? बॉटम अप, ठीक है। टॉप अप तो ऑलरेडी अप इज़ ऑलरेडी टॉप ना, टॉप डाउन होता है। टॉप डाउन को एक्सप्लेन करना है। टॉप डाउन का मतलब ये है, ये जो हमारे सारे गेस्टाल्ट के अभी आप प्रिंसिपल्स पढ़ोगे ना, ये सारी टॉप डाउन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जितने भी गेस्टाल्ट के प्रिंसिपल्स हैं या इसके लॉज हैं या रूल्स हैं, हम इसको डिफरेंट तरह से यूज़ करते हैं। गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स, गेस्टाल्ट रूल्स एंड गेस्टाल्ट लॉज। तो ये 3 तरह की टर्म हम गेस्टाल्ट को लेके यूज़ करते हैं। इसमें ये जितनी भी चीज़ें हैं कि हम पार्ट को एज अ होल परसीव कर लेते हैं। पार्ट्स मौजूद हैं लेकिन हमने उसको एज अ होल परसीव कर लिया। ये सारी जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना, ये सारी टॉप डाउन प्रोसेसिंग की एग्जांपल्स हैं। जो सेंसेस से रिलेटेड है, जो सेंसेस से रिलेटेड है ना, वो बॉटम अप प्रोसेस है, ठीक है। बॉटम अप प्रोसेस है। उसको बॉटम अप प्रोसेस में क्या होता है कि हम किसी, फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कहा है कि ये पेंसिल इस पेंसिल से ज़्यादा अच्छी है, तो अब आप इस पेंसिल को जो भी आपके हाथ में है, आप उसको उसका कलर देखोगे, उसकी ग्रिप देखोगे, हाथ में ग्रिप कैसी है। उसके बाद आप उसकी जो लिड होती है, उसको लिड कह रही हूँ, उसका जो सिक्का होता है, आप उसको राइट करके देखोगे कि वो राइट कैसा होता है, वो शॉर्प कैसा होता है। सो इन सारी करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद, फील करने के बाद, फिर आप डिसाइड करोगे कि दिस पेंसिल इज़ गुड और नॉट। सो दैट इज़ द बॉटम अप प्रोसेस जो सेंसेशन से रिलेटेड है। इट्स क्लियर? ओके, फर्दर जब हम आप इसके गेस्टाल्ट के रूल्स पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ और ज़्यादा समझ अच्छे से आ जाएगी कि बॉटम अप प्रोसेस इज़ समथिंग डिफरेंट एंड टॉप डाउन प्रोसेस इज़ समथिंग डिफरेंट। सो बेसिकली जो गेस्टाल्ट के लॉज हैं वो टॉप डाउन प्रोसेस पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। अब हमारे पास जितने भी विजुअल परसेप्शंस हैं, सबसे ऊपर हमने देखी हैं थेरीज़ क्या होती हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं किसी भी चीज़ को परसीव करने के। सो प्रोसेस क्या होता है, टॉप डाउन या बॉटम अप।